हेलो हाय एवरीवन, स्वागत है आप सबका विस्तृत एजुकेशन पर। आई होप आप सबकी तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। अपनी तैयारी को और भी बेहतरीन करने के लिए आप डाउनलोड कर सकते हैं विस्तृत एजुकेशन का एप्लीकेशन, जिसमें आपको सारे कंपटीशन एग्जाम्स के फ्री नोट्स अवेलेबल है और साथ ही सारे कोर्सेज भी अवेलेबल है। सो प्लीज़ डाउनलोड विस्तृत एजुकेशन। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कुंभा के आगे का इतिहास। अभी तक हमने पढ़ा था कुंभा तक मेवाड़ का इतिहास। अब हम देखते हैं कि कुंभा की हत्या किसने की और फिर उसके बाद कौन शासक बना था। कुंभा का एक बेटा था और कुंभा के बेटे का नाम क्या था? उदा। इस उदा ने देखा कि कुंभा तो राजगद्दी छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा है और कुंभा के कार्यकाल में काफी अच्छे अच्छे कार्य किए थे कुंभा ने, तो इसलिए इनका कार्यकाल काफी लंबा चला था। उदा ने इसकी हत्या कर दी और हत्या कर दी तो ये क्या कहलाया? पितृहंता। पितृहंता। और कब की थी इसकी कुंभा की हत्या? उदा ने 1468 में। उदा को ही उदयकरण भी कहा जाता था। अब कुंभा की हत्या कर दी 1468 में, तो उदा राजा कब बन जाता है? 1468 में। लेकिन 73 तक आते आते मेवाड़ी सामंतों को या मेवाड़ के सामंतों को पता चल जाता है कि उदा एक अयोग्य शासक है। बाद में ये सभी सामंत मिलकर इस उदा को मेवाड़ से निकाल देते हैं। मेवाड़ से निकाल देते हैं और शासक किसको बना देते हैं? बाद में शासक बना देते हैं रायमल को। रायमल। इस उदा की बाद में बिजली गिरने से मृत्यु हो जाती है। बाद में बिजली गिरने से मृत्यु हो जाती है। रायमल के हम बात करें तो रायमल के कुल 11 पत्नी, 13 पुत्र और 3 पुत्रियां थी। इस रायमल ने ही उदा के जो सहयोगी थे उनको परास्त किया था और उसे रायमल की कौन सी दाड़िमपुर विजय कहा गया था। यहाँ से मेवाड़ से निकाल तो दिया था सामंतों ने किसको? उदा को, लेकिन उदा के जो सहयोगी थे उन्होंने वापस आक्रमण किया था किस पर? रायमल पर, लेकिन रायमल ने उनको परास्त किया था। तो रायमल ने उदा के सहयोगियों को परास्त किया। और यह उदा की कौन सी विजय थी? दाड़िमपुर विजय। यह रायमल की कौन सी विजय थी? दाड़िमपुर विजय। यह रायमल की दाड़िमपुर विजय थी। दाड़िमपुर विजय। तो अभी हमने क्या देखा है कि कुंभा की हत्या स्वयं उसका बेटा कर देता है और यह क्या कहलाता है? पितृहंता। जहां पर भी बेटा अपने पिता की हत्या करेगा तो वो क्या कहलाएगा? पितृहंता। कब की थी? 1468 में। और पितृहंता कहलाया। बाद में जब ये शासक बनता है 1468 से कुछ ही सालों में मेवाड़ी सामंतों को पता चल जाता है कि उदा एक अयोग्य शासक है। इसको मेवाड़ से निकाल देते हैं। बाद में इसकी बिजली गिरने से मृत्यु हो जाती है। शासक बना दिया मेवाड़ी सामंतों ने किसको? रायमल को। रायमल की 11 पत्नियां, 13 पुत्र और 3 पुत्रियां थी। और रायमल ने उदा के सहयोगी को परास्त किया, जिसको इसकी कौन सी विजय कहा गया? दाड़िमपुर विजय। अब हम देखते हैं कि रायमल शासक बनता है, फिर उसके बाद कौन शासक बनता है और कैसे बनता है। रायमल शासक बनता है 1473 से लेकर 1509 तक। रायमल के मुख्य रूप से, वैसे तो बहुत सारे पुत्र थे, लेकिन मुख्य रूप से देखें तो पृथ्वीराज सिसोदिया, अजमेर का इतिहास जब हमने पढ़ा था और उसमें हमने एक दुर्ग पढ़ा था, अजमेरू दुर्ग। अजमेरू दुर्ग का वर्तमान नाम तारागढ़ किसने रखा था? इन्हीं पृथ्वीराज सिसोदिया ने। इन्हीं को क्या कहा जाता है? उड़ना राजकुमार या तेज धावक। दूसरे थे जयमल और तीसरे सांगा या संग्राम सिंह। तीनों के बीच हमेशा जंग रहती थी कि कौन रायमल के बाद में शासक बनेगा।
तो ये एक दिन एक ज्योतिष के पास में जाते हैं और उसको अपने हाथ दिखाते हैं। तो ज्योतिष मना कर देता है पृथ्वीराज सिसोदिया को देखकर या उनका हाथ देखकर कि इनकी राजयोग का राजा बनने का योग नहीं है। इन तीनों के बीच विरोध चलता रहता था कि हम में से शासक कौन बनेगा रायमल के बाद। तो ये तीनों पहले एक ज्योतिष के पास जाते हैं और उस ज्योतिष को अपने हाथ दिखाते हैं। उसमें से पृथ्वीराज सिसोदिया जब पहले हाथ दिखाता है तो ज्योतिष मना कर देता है कि आपका राजा बनने का योग नहीं है। फिर हाथ दिखाने की बारी आती है जयमल की, इसका भी मना हो जाता है कि आपका भी राजयोग नहीं है। फिर हाथ दिखाता है कौन, सांगा, और ज्योतिष कहते हैं कि हाँ सांगा शासक बनने का योग है। लेकिन उसी बीच दोनों भाई मिलकर छोटे भाई को मारते हैं और इसी के बीच में सांगा की क्या हो जाती है, आंख फूट जाती है। एक आंख फूट गई और प्रहार इतना भयंकर करने लग गए भाई कि अपने भाइयों के प्रहार से बचकर सांगा कहाँ चले जाता है, अजमेर के करमचंद पवार की शरण में। करमचंद पवार की शरण में। इधर सांगा कहाँ चले गए, अजमेर। अब इधर जो पृथ्वीराज सिसोदिया थे ये अपनी पत्नी तारा के साथ में कहाँ जाते हैं, अपने ससुराल। और वहां इनका जो साला था वो इनसे जेलस था, इसलिए वो लड्डू में या मिठाई में जहर मिलाकर इन्हें दे देता है। इसलिए भूलवश जहर खाने से मृत्यु हो जाती है किसकी, पृथ्वीराज सिसोदिया की। फिर इसके बाद जयमल का चांस लगता है कि अब ये शासक बन सकता है, लेकिन उससे पहले ही सोलंकियों से लड़ता हुआ मारा जाता है। सोलंकियों से लड़ता हुआ मारा गया। अब कौन बचा, केवल सांगा। तो यहां से रायमल किसको बुलाते हैं, सांगा को, और सांगा को संग्राम सिंह के नाम से शासक बना देते हैं। संग्राम सिंह। और कब शासक बना देते हैं, 1509 से लेकर ये कब तक शासक रहते हैं, 1528 तक। सांगा जब शासक बनता है तो सबसे पहले तो ये जिनकी शरण में रहे थे करमचंद पवार, इन करमचंद पवार को ये उपाधि देते हैं। और कौन सी उपाधि देते हैं, रावत की उपाधि देते हैं, रावत। संग्राम सिंह या सांगा कह सकते हैं हम। ये 16वीं शताब्दी के सबसे प्रतापी शासक थे, या 16वीं शताब्दी के पूरे भारत के सबसे शक्तिशाली शासक थे। इनके शरीर पर कुल 80 घाव थे। जिसके कारण कर्नल जेम्स टॉड ने क्या कहा इन्हें, कर्नल जेम्स टॉड ने कहा, और कर्नल जेम्स टॉड ने क्या कहा इन्हें, सैनिक भग्नावश। और कर्नल जेम्स टॉड ने इन्हें क्या कहा, सैनिक भग्नावश। जिसका अर्थ क्या होता है, सिपाही का अंश। आप इस रिपीट करते हैं इस स्लाइड को कि उदा के बाद शासक किसको बनाया जाता है, रायमल को। और रायमल के मुख्य 3 पुत्र थे जो कि इतिहास में जिनकी चर्चा मिलती है, पृथ्वीराज सिसोदिया, जयमल और सांगा। पृथ्वीराज सिसोदिया, जयमल और सांगा तीनों भाई थे और इन तीनों भाइयों के बीच में सत्ता को लेकर लड़ाई हुई थी और उसी के कारण सांगा की एक आंख फूट जाती है और ये अपने भाइयों के प्रहार से बचकर कहाँ चले जाते हैं, करमचंद पवार की शरण में। फिर बाद में पृथ्वीराज सिसोदिया भूलवश जहर खाने से मृत्यु हो जाती है और जयमल सोलंकियों से लड़ता हुआ मारा जाता है। अब सांगा को ही शासक बनाता है कौन, रायमल, और इनका नाम होता है संग्राम सिंह। जब ये संग्राम सिंह नाम से शासक बनते हैं तो ये उपाधि देते हैं जिसकी शरण में गए थे करमचंद पवार को, और वो उपाधि क्या थी, रावत की। 16वीं शताब्दी में पूरे भारत के सबसे शक्तिशाली राजा कौन थे, संग्राम सिंह या सांगा। इनके शरीर पर कुल 80 घाव थे, इसीलिए कर्नल जेम्स टॉड ने इन्हें क्या कहा है, सैनिक भग्नावश, जिसका क्या अर्थ होता है, सिपाही का अंश। अब शासक बन जाते हैं संग्राम सिंह या सांगा, और सांगा कितने युद्ध लड़ते हैं, किस किस के साथ करते हैं, वो हम आगे देखते हैं। ये है मेवाड़ हमारा और इधर है दिल्ली। जब मेवाड़ में सांगा थे शासक, तब दिल्ली में कौन थे, दिल्ली में थे इब्राहिम लोदी।
सांगा के शक्तिशाली होने का वर्चस्व पूरे भारत में फैलने लग गया था और एक मजबूत शासक के रूप में इनकी छवि बन गई थी पूरे भारत में। तो इसलिए इब्राहिम लोदी आक्रमण करता है सांगा पर, क्योंकि दिल्ली एक बहुत बड़ी सल्तनत थी उस वक्त मुगल काल में या मध्यकालीन भारत में, और मेवाड़ तो एक रियासत थी एक तरह से। तो इब्राहिम लोदी को लगा कि ऐसा कौन सा शासक है जो मुझसे भी ज्यादा शक्तिशाली है। तो इन्होंने इब्राहिम लोदी ने किस पर आक्रमण किया? सांगा पर। और वो जो युद्ध हुआ था इन दोनों के बीच, पहला युद्ध इब्राहिम लोदी और सांगा के बीच, वो युद्ध का नाम क्या था? उस युद्ध का नाम था खातोली का युद्ध। खातोली का युद्ध। और ये युद्ध कब हुआ था? 1517 में। खातोली कहाँ है? तो खातोली है बूंदी में। इस युद्ध का परिणाम क्या निकला? तो इस युद्ध में इसकी तो हार हुई थी और सांगा की जीत हुई थी। सांगा की जीत हुई थी, लेकिन सांगा का इस युद्ध में एक हाथ व एक पैर कट गया। एक हाथ कट गया, एक पैर कट गया और एक आंख पहले ही फूट गई थी। फिर भी सांगा ने कई सारे युद्ध जीते, इसलिए ये एक महान प्रतापी शासक थे। सांगा के इसी युद्ध में, खातोली के युद्ध में, सांगा का एक ज्येष्ठ पुत्र भोजराज वीर गति को प्राप्त हुआ था। लड़ता हुआ वीर गति को प्राप्त। भोजराज किसके पति थे? तो भोजराज मीराबाई के पति थे। मीराबाई इनकी पत्नी थी, मीराबाई के पति भोजराज। फिर इसके बाद सांगा ने दूसरा युद्ध लड़ा इब्राहिम लोदी के साथ में, और दूसरा युद्ध जो लड़ा था उसका नाम क्या था? अगले ही साल, यानी कि खातोली का युद्ध 1517 में होता, इसके अगले ही साल 1518 में इधर सांगा और इधर इब्राहिम लोदी फिर से आमना सामना हुआ। और इस युद्ध का नाम था बाड़ी का युद्ध। बाड़ी का युद्ध। बाड़ी कहाँ है? धौलपुर। और कब हुआ था? खातोली के युद्ध के एक साल बाद, 1518 में। इस युद्ध में भी इब्राहिम लोदी दूसरी बार हार जाता है सांगा से, और इसमें सांगा जीत जाता है। तो पूरे भारत में दिल्ली के सुल्तान को सांगा ने दूसरी बार परास्त किया था। तो उस समय की बहुत बड़ी बात थी ये। तो ये सांगा की एक बहुत बड़ी जीत और बहुत बड़ी उपलब्धियां थी, ये युद्ध में विजय वगैरह। इस युद्ध में इब्राहिम लोदी की तरफ से नेतृत्व किसने किया था? इसमें नेतृत्व किया था इब्राहिम लोदी की तरफ से मियां खान व हुसैन खां फरगुली। लगातार दो युद्धों में इब्राहिम लोदी हार गया था। तो इसके जो दरबारी थे उन्हें भी लग गया कि अब इब्राहिम लोदी में दम नहीं रहा। उन्होंने, इब्राहिम लोदी के ही दो दरबारी थे, इसके दो दरबारी, उन्हीं ने मक्कारी कर ली। और उनका नाम क्या था? दौलत खान लोदी और आलम खां लोदी। इन दोनों ने मिलकर निमंत्रण दिया किसको? काबुल में बैठे बाबर को। अब बाबर भारत आता है, आक्रमण करता है इब्राहिम लोदी पर। कैसे आक्रमण करता है? वो आक्रमण का नाम क्या था? युद्ध कौन सा था? कब हुआ था? और उसका परिणाम क्या था? वो हम आगे देखते हैं। लेकिन यहाँ पर दौलत खान लोदी और आलम खान लोदी यदि निमंत्रण नहीं भेजते बाबर को, तो शायद यहीं पर मुगल काल समाप्त हो जाता, या मध्यकालीन इतिहास यहीं पर समाप्त हो जाता, और यहाँ से सांगा पूरे भारत पर शासन करते। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा टर्निंग पॉइंट आता है और निमंत्रण भेज देते हैं बाबर को, और बाबर फिर यहाँ पर आता है। और उसके बाद जो भी शासक बनते हैं दिल्ली में, अब तक तो जो दिल्ली में शासक बनते थे वे सभी क्या कहलाते थे? सुल्तान। लेकिन अब जो दिल्ली में शासक बनेंगे बाबर और बाबर के बाद के, वे सभी बादशाह कहलाएंगे। तो अभी हम यहाँ तक हमने देखा है कि मेवाड़ में सांगा और दिल्ली में इब्राहिम लोदी, इन दोनों के बीच युद्ध होता है खातोली का युद्ध 1517 में। इस खातोली का युद्ध ये जो हुआ था वो कहाँ हुआ था? बूंदी में। इस युद्ध का परिणाम क्या निकला कि इब्राहिम लोदी हार गया और सांगा की जीत हुई थी। इसमें युद्ध में एक हाथ और एक पैर कट गया था सांगा का, और इन्होंने अपने ज्येष्ठ पुत्र भोजराज को खो दिया था। ये भोजराज जो थे वे ही मीराबाई के पति थे। फिर इसके बाद दूसरा युद्ध लड़ा था अगले ही साल 1518 में, और दूसरी बार दिल्ली के सुल्तान को पराजित किया था सांगा ने। और वो युद्ध कौन सा था? बाड़ी का युद्ध, धौलपुर में हुआ था। इस युद्ध में इब्राहिम लोदी की तरफ से नेतृत्व किया था मियां खान और हुसैन खां फरगुली ने। इस युद्ध के बाद
2 युद्धों में लगातार हार हुई थी इब्राहिम लोदी की, तो इसके दरबारी को ही लग गया था कि अब इनमें कोई दम नहीं रहा है। तो इन्होंने निमंत्रण भेजा बाबर को कि आप आइए यहाँ भारत और इब्राहिम लोदी को पराजित कीजिए और भारत में शासन कीजिए। तो अब बाबर भारत कैसे आता है वो हम देखते हैं। जब बाबर भारत आने की सोच रहा था तब इसे लगा कि कहीं ये कोई षड्यंत्र तो नहीं है, तो इसलिए इसने पहले सहायता मांगी भारत के सबसे शक्तिशाली राजा से। उस समय के जो सबसे शक्तिशाली राजा कौन थे? सांगा। और सांगा से जब बाबर ने सहायता मांगी थी कि मैं भारत आ रहा हूँ इब्राहिम लोदी पर आक्रमण करने के लिए, मैं ये चाहता हूँ कि आप मेरी सहायता करें, लेकिन सांगा ने सहायता नहीं की थी। सहायता न करने का कारण ये था कि सांगा के सामंतों ने इन्हें समझाया था कि यदि आप इसको सहायता देते हैं तो ये भारत आकर हो सकता है कि कल हम पर ही आक्रमण कर ले, आस्तीन का सांप बन सकता है। तो इसलिए सांगा ने कोई सहायता नहीं की। अब भारत तो आता है बाबर और युद्ध भी करता है या आक्रमण भी करता है, किस पर? इब्राहिम लोदी पर। इन दोनों के बीच जो युद्ध हुआ था वो भारत के इतिहास का महत्वपूर्ण युद्ध था। उस युद्ध का नाम है पानीपत का प्रथम युद्ध। कहां पर है पानीपत? हरियाणा में। और ये युद्ध कब हुआ था? ये युद्ध हुआ था 21 अप्रैल 1526 को। इस युद्ध में या भारत में हुआ ये प्रथम युद्ध था जिसमें बारूद का प्रयोग किया गया। बारूद का प्रथम बार प्रयोग किया गया भारत में। इस युद्ध में इब्राहिम लोदी की हार होती है और बाबर की जीत होती है। अब दिल्ली पर शासन किसका होगा? बाबर का। अब बाबर का शासन हो जाता है दिल्ली और आगरा दोनों पर, और यहाँ पर हम लिख देते हैं दिल्ली व आगरा पर अधिकार हो जाता है किसका? बाबर का। और इसके बाद से जितने भी मुगल शासक बनते हैं दिल्ली में वे सभी सुल्तान न कहलाकर क्या कहलाएंगे? बादशाह। ठीक, इसमें डिफरेंस होता है कि सुल्तान तक का जो सिलसिला था वो कौन से शासकों का था, वो खलीफा किसको मानते थे, और जो बादशाह कहलाते थे वो खलीफा किसको मानते थे। ये सारा मैटर मध्यकालीन भारत के इतिहास में आएगा, यहाँ पर हमें इतना डीप में नहीं जाना है। तो यहाँ पर हम देखते हैं अब अधिकार हो जाता है बाबर का। अब बाबर इब्राहिम लोदी को तो हरा देता है, लेकिन अब ये बदला लेना चाहेगा किससे? सांगा से, क्योंकि सांगा ने बाबर की सहायता नहीं की थी। अब सांगा पर आक्रमण करने के लिए बाबर तब जो सांगा थे तब सांगा का जो साम्राज्य था वो काफी बड़ा था। उनका साम्राज्य लगभग बयाना भरतपुर तक फैला हुआ था, यानी कि मेवाड़ रियासत वहां तक फैली हुई थी। तब बाबर ने, दिल्ली से पास में लगता है, यहाँ पर है दिल्ली और मान लेते हैं कि यहाँ पर ये राजस्थान की बाउंड्री और यहाँ पर बयाना, यहाँ से यहाँ तक आने में पास पड़ता है। तो सबसे पहले आक्रमण करता है बाबर कहाँ पर? बयाना पर। बाबर ने बयाना पर आक्रमण करने के लिए सबसे पहले तो अपने दोस्त इशक आरा को भेजा, लेकिन यह बयाना पर अधिकार करने में असफल रहा। फिर इसने बाबर ने बयाना पर आक्रमण करने के लिए किसे भेजा? अपने बहनोई मेहंदी ख्वाजा को। और ये मेहंदी ख्वाजा अधिकार करने में सफल रहा। कहां पर? बयाना पर। बयाना पर अधिकार करने में मेहंदी ख्वाजा सफल रहता है। तो ये जो किसके साम्राज्य में आता था ये क्षेत्र? बयाना सांगा के क्षेत्र में, सांगा के साम्राज्य के क्षेत्र में। तो सांगा अब आक्रमण करेगा किस पर? बाबर पर। लेकिन इससे पहले सांगा ने एक सबसे इम्पोर्टेंट युद्ध लड़ा था, मतलब सांगा के जो इतिहास में सारे ही महत्वपूर्ण युद्ध रहे थे उसमें से एक युद्ध था। वो कौन सा युद्ध था वो हम पहले देखेंगे, उसके बाद हम देखते हैं कि बाबर पर युद्ध सांगा ने कब किया था। इससे पहले सांगा ने एक युद्ध लड़ा था, इधर सांगा और इधर घाघरोन में बैठा महमूद खिलजी सेकंड। और ये युद्ध हुआ था कौन सा? घाघरोन का युद्ध। घाघरोन का युद्ध कब हुआ था? 1519 में। 1517 में खातौली का युद्ध सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच। 1518 में बाड़ी का युद्ध सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच, और उसके ही लगातार 3 साल युद्ध हुए थे। फिर 1519 में वापस युद्ध हुआ महमूद खिलजी और सांगा के बीच, महमूद खिलजी सेकंड।
इस युद्ध में भी सांगा की विजय हुई और महमूद खिलजी सेकंड की हार होती है। सांगा ने महमूद खिलजी से रत्न जड़ित सोने का मुकुट व कमर पेटी जब्त की। इसको हमें संभाल के रखना है। आगे इतिहास में कर्मावती का जब आएगा रोल, तब वापस ये रत्न जड़ित सोने का मुकुट और कमर पेटी वापस किसको जाती है वो हम देखेंगे। फिर इसके बाद हमने अभी देखा था कि मेहंदी ख्वाजा अधिकार कर लेता है किस पर, बयाना पर। अब सांगा आक्रमण करेगा किस पर, बाबर पर, क्योंकि जो बयाना था वो किसके साम्राज्य का हिस्सा था, सांगा के साम्राज्य का। तो सांगा ने आक्रमण किया किस पर, बाबर पर। और इस युद्ध का क्या नाम हुआ, तो इस युद्ध का नाम था बयाना का युद्ध। बयाना का युद्ध। बयाना का युद्ध कब लड़ा गया, यह युद्ध लड़ा गया था 16 फरवरी 1527 को। इस युद्ध में सांगा ने बाबर की सेना की इतनी बुरी कटिंग की या इतनी बुरी तरीके से मारा बाबर की सेना को कि बाबर की पूरी सेना में भय व्याप्त हो गया। और इस युद्ध का परिणाम क्या निकलता है कि सांगा ने बाबर को पराजित किया। इधर इस बाबर की सेना का नेतृत्व कौन करेगा, मेहंदी ख्वाजा। परंतु ये जो युद्ध था वो सांगा के पूरे जीवन काल का, सांगा के जीवन काल की अंतिम विजय थी, की अंतिम विजय। इस युद्ध में बाबर की सेना में भयानक भय व्याप्त हो गया, भयानक भय व्याप्त हो गया। किसमें, सेना में। अब सेना दूसरा युद्ध करने के लिए पीछे हट गई। इसी समय गरीबी में आटा गिला हुआ और बाबर की आलोचना करते हुए एक ज्योतिष आता है, और उस ज्योतिष का नाम क्या था, काबुल से एक ज्योतिष आता है, उसका नाम था महमूद शरीफ। इसने अफवाह फैला दी, और अफवाह क्या फैला दी कि बाबर की ग्रह नक्षत्र उसके अनुकूल नहीं है। पहले ही तो सैनिक डरे हुए थे जिससे सांगा से, और ऊपर से पहले ही तो सैनिक डरे हुए थे सांगा से, और ऊपर से आकर महमूद शरीफ ने एक और घोषणा कर दी, अफवाह फैला दी कि बाबर की ग्रह नक्षत्र इसके अनुकूल नहीं है। तो सैनिक अब पीछे हट गए बिल्कुल लड़ाई लड़ने से। तो इसी बीच बाबर कुछ घोषणाएं करता है। बाबर क्या कहता है कि इसी बीच बाबर घोषणा करता है, और घोषणा में पहले ही पहला स्टेटमेंट देता है कि मैं शराब पीना छोड़ दूंगा। सैनिक बोलते हैं कि शराब पियोगे तो आप पियोगे, फेफड़े खराब होंगे तो आपके होंगे, हमें उससे क्या, हम तो लड़ाई नहीं लड़ेंगे। दूसरा घोषणा करता है कि मैं तगमा कर हटा दूंगा, तगमा कर हटा दूंगा। सिपाही या सैनिक बोलते हैं कि तगमा कर तो हम पर लगता ही नहीं है, हिंदू सैनिकों पर लगता है या हिंदुओं पर लगता है, तो हम ये युद्ध क्यों लड़े। तीसरा बाबर ये एक लालच देता है और कहता है कि मैं काबुल का चांदी का सिक्का भेंट करूंगा, काबुल का चांदी का सिक्का भेंट करूंगा प्रत्येक सैनिक को। सैनिक बोलते हैं कि एक चांदी के सिक्के के लिए हम अपनी जान नहीं दे सकते। फिर अंत में थक हार कर बाबर किसका नारा देता है, जिहाद का नारा, जिहाद का नारा। और जिहाद का मतलब होता है धर्म युद्ध। जैसे ही धर्म युद्ध का नारा देता है, अपने आप ही सैनिकों में मोटिवेशन आ जाता है, सब फिर से लड़ाई के लिए तैयार हो जाते हैं। और फिर युद्ध होता है खानवा का युद्ध। वो युद्ध पूरे इंडियन हिस्ट्री में या राजस्थान हिस्ट्री में तो है ही इम्पोर्टेंट, इंडियन हिस्ट्री में भी बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, क्योंकि यही एक पॉइंट था, टर्निंग पॉइंट था, जहां पर बाबर पूर्ण शासक बन जाता है दिल्ली का। अगर यहाँ पर सांगा बाबर को हरा देता तो सांगा पूरे दिल्ली में या पूरे भारत में शासन करते हैं, लेकिन ये एक पॉइंट था, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। ये वाला युद्ध, खानवा का युद्ध, काफी बार क्वेश्चंस भी आते हैं, वो सब हम देखते हैं। अब युद्ध शुरू होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट खानवा का युद्ध।
खानवा का युद्ध। खानवा कहाँ है? रूपवास, बयाना, भरतपुर। कब हुआ था ये युद्ध? तो ये युद्ध हुआ था 17 मार्च 1527, यानी कि बयाना युद्ध के एक महीने बाद। 16 फरवरी 1527 को बयाना का हुआ था और उसके एक महीने बाद 17 मार्च 1527 को खानवा का युद्ध होता है। इधर सांगा और इधर बाबर। सांगा का पूरे राजस्थान की काफी सारी रियासतों के शासकों ने साथ दिया था। कौन सी परंपरा के तहत? पाती पर्वन परंपरा के तहत साथ दिया। किसने? सबसे पहले तो आमेर के पृथ्वीराज कछवा, मारवाड़ के गांगा के बेटे मालदेव, बीकानेर के कल्याणमल, बीकानेर के जैत्र सिंह के पुत्र कल्याणमल, चंदेरी के मेदिनी राय, चंदेरी का कौन? मेदिनी राय। मेवात के हसन खां मेवाती, इब्राहिम लोदी के चचेरे भाई महमूद लोदी ने, जगनेर के अशोक परमार। ये अशोक परमार की बात हम आगे किसान आंदोलन जब पढ़ेंगे तब हम देखते हैं। बिजोलिया जो क्षेत्र था वो अशोक परमार को भेंट में दिया था सांगा ने। और क्यों दिया था? इसी कारण दिया था कि इन्होंने खानवा के युद्ध में सांगा का साथ दिया था, इसलिए इन्होंने सांगा ने ऊपरमाल का जो पठार था उसको किसको भेंट में दिया था? अशोक परमार। इसलिए ये वहां के जागीरदार थे। अशोक परमार, जगनेर के अशोक परमार, रायसीन के सहेल्दी तंवर, रायसीन के सहेल्दी तंवर और सिरोही के अखेराज दूता, अखेराज दूदा और सादड़ी के जाला अज्जा, जाला अज्जा। इन सभी ने किसका साथ दिया था? सांगा का। आमेर के पृथ्वीराज कछवा, मारवाड़ के शासक गांगा के बेटे मालदेव ने, बीकानेर के शासक जैत्र सिंह के पुत्र कल्याणमल ने, चंदेरी के मेदिनी राय, मेवात के हसन खां मेवाती, इब्राहिम लोदी के चचेरे भाई महमूद लोदी, जगनेर के अशोक परमार, रायसीन के सहेल्दी तंवर, सिरोही के अखेराज दूदा और सादड़ी के जाला अज्जा। इन सभी इतने सारे शासकों ने या इतने सारे राजाओं के पुत्र वगैरह ने साथ दिया था, जागीरदारों ने। किसका? सांगा का। कौन सी युद्ध में? खानवा के युद्ध में। और किस परंपरा के तहत? पाती पर्वन परंपरा के तहत। इधर बाबर के पास में भी कोई कम शक्तियां नहीं थी। बाबर के पास क्या थी? तोपें। 2 तोप थी और उन तोप चलाने वाले को क्या कहा जाता है? तोपची। तोपची। और इन तोपची का नाम क्या था? तोपची में एक तो था मुस्तफा और दूसरा उस्ताद अली। ये तोप चलाने की विधि बाबर ने कहां से सीखी थी? तो ये विधि सीखी थी ईरानियों से, ईरानियों से। और कौन सी विधि से बाबर तोप चलवाता था? उस्मानी और रूमी विधि से, उस्मानी व रूमी विधि। दूसरी और शक्ति क्या थी बाबर के पास में? इसको एक विधि आती थी जिसका नाम था तुलगमा विधि। तुलगमा विधि क्या होता है इस विधि में? तो तुलगमा विधि में घेरा बनाकर वार किया जाता है। इस विधि में घेरा बनाकर चारों तरफ से वार किया जाता है। और ये विधि कहां से? यहां लिख देते हैं हम, घेरा बनाकर वार किया जाता है। और ये विधि कहां से सीखी बाबर ने? उज्जवेगों से, उज्जवेगों से। यहां पर सांगा
ने एक रणनीति बनाई और उन्होंने सोचा कि बाबर जो है वो अपनी तोपों को रस्सियों से बांध कर रखता है, तो क्यों ना इसकी जो तोप जो है उनकी रस्सियां को काट दिया जाए और तोपों का मुंह बाबर की सेना की ओर ही कर दे। तो सांगा अपने अच्छे से अच्छे सैनिकों को कहाँ भेजता है? बाबर की सेना, बाबर की तोपों की जो रस्सी है उसको काटने के लिए तेज धारदार तलवार के साथ में इसके सैनिक कहाँ पर जाते हैं? बाबर की तोप की रस्सियां काटने। लेकिन इस युद्ध में बाबर ने दिमाग लगाया और बाबर ने तोपों को रस्सियों की जगह लोहे की जंजीर से बंधवा दिया। लोहे की जंजीर से बंधवा दिया। जैसे ही इसके सैनिक गए सांगा के कहा तोप की रस्सियां काटने के लिए, वहां पर बाबर की सेना उनके सांगा के सैनिकों को घेर लेती है और तुलगमा विधि के तहत उन पर वार कर देती है। यहाँ पर सांगा का दूसरा एक माइनस पॉइंट आता है राय सिंह के सहेल्दी तंवर। इन्होंने सांगा के साथ विश्वासघात किया और बचे कुछ जो सांगा के सीक्रेट थे युद्ध में जीतने के, वो सब ले जाकर किसको परोस दिए? बाबर को। राय सिंह के सहेल्दी तंवर ने सांगा के साथ क्या किया? विश्वासघात किया युद्ध के बीच में। इसी समय सांगा काफी घायल हो जाते हैं और जब ये घायल हो जाते हैं तो इनका जो राज चिन्ह धारण करता है वो कौन करता है? जाला अज्जा राज चिन्ह धारण करता है और सांगा को यहां से बाहर निकालता है कौन? घायल अवस्था से युद्ध से बाहर निकालता है होने पर युद्ध से बाहर कौन निकालता है? बाहर लेकर आता है मालदेव व अखेराज दूधा। इसी युद्ध में एकमात्र आमेर के राजकुमार पृथ्वीराज कछवाल लड़ते हुए मारे गए। इसी युद्ध में एकमात्र शासक आमेर के पृथ्वीराज कछवाल लड़ते हुए मारे गए और यही कारण था कि बाबर खानवा के युद्ध में जीत जाता है और सांगा हार जाता है। तो कैसे हुआ था ये युद्ध? कब हुआ था खानवा का युद्ध? 17 मार्च 1527 को। कहां पर है ये क्षेत्र खानवा? कहां पर हुआ था? तो ये हुआ था रूपवास बयाना भरतपुर में। सांगा और सांगा के सामने बाबर। पाती पर्वन परंपरा के तहत सांगा का साथ दिया था आमेर के पृथ्वीराज कछवा, मारवाड़ की गांगा के बेटे मालदेव, बीकानेर के कल्याणमल, चंदेरी की मेदिनी राय, मेवात के हसन खां मेवाती, इब्राहिम लोदी के चचेरे भाई महमूद लोदी और जगनेर के अशोक परमार, रायसेन के सहेल्दी तंवर, सिरोही के अखेराज दूधा और सादड़ी के जाला अज्जा ने। इधर बाबर के साथ में दो बड़ी शक्तियां थी, एक तो थी तोप और दूसरी थी तुलगमा विधि। तोप चलाने वाले को तोपची कहते हैं और उस वक्त बाबर के तोपची कौन थे? मुस्तफा और उस्ताद अली। तोप चलाने की विधि बाबर ने कहां से सीखी थी? ईरानियों से। और कौन सी विधि से तोप चलवाता था? उस्मानी और रूमी विधि से। एक और दूसरी शक्ति थी तुलगमा विधि, जिसका अर्थ होता है घेरा बनाकर वार करना। ये कहां से सीखा? उज्बेकों से सीखा। इसी युद्ध में बाबर ने तोपों को रस्सियों की जगह लोहे की जंजीरों से बंधवाया था। इस कारण सांगा के काफी वीर सैनिक जो थे वो इस उलझन में उलझ गए और यहाँ पर मारे गए थे। इधर विश्वासघात किया था राय सिंह के सहेल्दी तंवर ने और बाबर का साथ दे दिया और बचे हुए जो सीक्रेट थे वो भी सारे बाबर को जाकर बता दिए। इसी बीच सांगा घायल अवस्था में होता है और राज चिन्ह धारण करता है सादड़ी के जाला अज्जा और युद्ध से बाहर निकालते हैं कौन? मालदेव और अखेराज दूधा। किसको निकालते हैं? सांगा को। युद्ध में सांगा की हार हो जाती है और बाबर की जीत हो जाती है। इस कारण इस युद्ध के बाद से ही बाबर को क्या कहा जाने लगा? गाजी की उपाधि दी गई। गाजी की उपाधि। और गाजी का अर्थ होता है काफिरों का वध करने वाला। काफिरों का वध करने के कारण। और इसको मजाक में क्या कहा जाने लगा? मजाक में कलंदर कहा जाता था। क्यों? क्योंकि इस युद्ध के बाद बाबर ने अपनी प्रजा में और सेना में बहुत सारा धन बांटा था। तो बहुत सारा धन बांटने के कारण बाबर को क्या कहा गया? कलंदर। अब जब इस युद्ध से बाहर निकालते हैं सांगा को, तो सांगा कालपी यूपी में। अब जब इस युद्ध से सांगा को बाहर निकाला जाता है और सांगा को
इलाज करवाया जाता है, और सांगा का इलाज करवाया जाता है कहाँ पर? बसवा दौसा में। यहां से आगे चलकर सांगा कालपी यूपी में जाकर युद्ध की आगे की रणनीति बनाता है। यहाँ पर इनके जो मित्र या सहयोगी होते हैं वो देखते हैं कि ठीक तो हुआ नहीं, उससे पहले युद्ध की रणनीति बना रहे हैं, मतलब ये कभी नहीं युद्ध छोड़ने वाले हैं या युद्ध से पीछे हटने वाले हैं। तो वहां पर कालपी यूपी में इनके जो सहयोगी होते हैं वो सांगा को जहर दे देते हैं। 30 जनवरी 1528 को सांगा की मृत्यु हो जाती है। कहां पर? बसवा दौसा में। यहीं पर सांगा का क्या बनवाया जाता है? चबूतरा। और सांगा का अंतिम संस्कार होता है कहां पर? मांडलगढ़ में। और मांडलगढ़ कहाँ है? भीलवाड़ा में। यहीं पर सांगा की क्या है? छतरी। तो सांगा का चबूतरा तो कहाँ है? बसवा दौसा में, और इनकी छतरी है मांडलगढ़ भीलवाड़ा में, क्योंकि यहीं पर इनका अंतिम संस्कार हुआ था। इस युद्ध को बाबर ने अपने ऊपर एक काला दाग समझा। इस युद्ध को बाद में बाबर ने स्वयं पर काला दाग, इसीलिए बाबर ने 1530 में रणथंबोर पर आक्रमण किया। और इस आक्रमण के बाद, और इसी काले दाग को धोने के लिए बाबर ने इस रणथंबोर के आक्रमण के बाद कर्मावती को अपनी धर्मपुत्री माना। अपनी धर्मपुत्री माना। सांगा का इलाज होता है कहां पर? बसवा दौसा में, खानवा के युद्ध के बाद। लेकिन कालपी यूपी में जब ये दूसरी बार रणनीति बनाते हैं युद्ध की, तो यहाँ कालपी यूपी में इनके सहयोगी ही इन्हें जहर दे देते हैं। 30 जनवरी 1528 को मृत्यु हो जाती है सांगा की। कहां पर? बसवा दौसा में। इसलिए यहाँ पर सांगा का चबूतरा बनवाया गया है और अंतिम संस्कार किया जाता है मांडलगढ़ भीलवाड़ा में। यहाँ पर सांगा की क्या है? छतरी। इस युद्ध को बाद में स्वयं पर काला दाग माना किसने? बाबर ने। और 1530 में रणथंबोर पर आक्रमण करके कर्मावती को अपनी धर्मपुत्री माना और अपना दाग धोया। तो यहाँ तक हमने पढ़ा है सांगा के बारे में। अब नेक्स्ट कौन शासक बनता है, क्योंकि सांगा की यहाँ मृत्यु हो जाती है। सांगा के बाद जो शासक बनता है वो कैसे बनता है, कौन बनता है, और आगे का जो इतिहास है वो क्या है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इफ यू लाइक दिस वीडियो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, एंड विस्तृति एजुकेशन के एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। थैंक यू।